students, I welcome you all to my channel again. We have already discussed about different types of sets, finite sets, infinite sets, equal sets, and also we have covered exercise 1.1 and 2. So now let's move to important topic, which is subsets. Okay. सो सबसेट्स क्या होते हैं? जब आपके पास सपोज दो सेट्स गिवन है, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, तो आप कब बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है? जो नोटेशन यूज करते हैं हम सबसेट के लिए वो ये है, काइंड ऑफ सी आप बनाते हैं इसमें। तो ए को हम बी का सबसेट कब बोल सकते हैं? जब आप कोई भी रैंडमली, सपोज मैं ए में से एक एलिमेंट उठाती हूँ और वो बी में भी हो, तो हम बोलेंगे कि ए बी का क्या है? सबसेट है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? A set A is said to be a subset of B, said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. फाइन। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि कोई भी अगर आप रैंडमली ए का एलिमेंट उठाते हैं और अगर वो बी में भी है तो हम उसको सबसेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए लिया 1 2 3 और मैंने बी सेट ले लिया 1 2 3 4 सपोज, तो कैन आई से कि ए सबसेट है बी का? यस आई कैन से, क्योंकि ए का हर एलिमेंट चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो वो बी में आ रहा है, तो देयरफॉर आई कैन से कि ए बी का सबसेट है। बट अगर मैं बी की बात करूं तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 तो आ रहे हैं, बट 4 एक ऐसा एलिमेंट है बी का जो कि बी में तो है बट ए में नहीं है, तो मैं बी को ए का सबसेट नहीं बोल सकती। तो उसके लिए आपको ये नोटेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कैंसल करना पड़ेगा इसको, विच मीन्स कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ये सबसेट की नोटेशन होती है और ये नॉट अ सबसेट की नोटेशन होती है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और आप इसमें एक और नोटेशन यूज कर सकते हैं मैथमेटिकली, जो मैं बोल रही हूँ इस चीज को समझाने के लिए। अगर मैं कोई कैपिटल ए का एलिमेंट उठाती हूँ तो मैं बिलोंग सिंबल यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब, इसको क्या बोलते हैं? इफ। जब हमारे पास कोई एलिमेंट अगर आप ए का उठाओ और वो एलिमेंट बी में भी आ जाए, इसको ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि मैंने ए से एलिमेंट उठाया है और यू कैन से दैट बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इम्प्लाई का मतलब है कि उसके बाद वो अगर बी में भी आए, इसका मतलब होता है इम्प्लाई, ये इम्प्लाई का सिंबल है। तो अगर वो बी में भी आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा ए है वो बी का सबसेट है। बट अगर ऐसा कुछ है ए में जो बी में नहीं है तो ए को हम बी का सबसेट नहीं बोल सकते। उसके लिए आपकी नोटेशन क्या हो जाएगी उस केस में? डज नॉट कंटेन इन बी। अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा ए हम इसमें ले लेते हैं बट ए जो है आपका बी में नहीं आता, कोई भी ऐसा रैंडम एलिमेंट, तब आप बोलेंगे इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ट्रिवियल चीजें हैं। पहला ये कि हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है,
A is always a subset of itself. So A is the subset of itself. वो obvious चीज है क्योंकि अगर आप कोई भी चीज A में उठाएंगे तो वो तो A में तो होगी ही ना, तो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A is a subset of itself। और जो empty set होता है ना, वो हर एक का सबसेट आप कंसिडर कर सकते हैं फाइ। तो फाइ जो है हमारे पास कोई भी आप सेट उठा लो उसके अंदर वो कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, राइट। फाइ का मतलब है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, तो देयरफॉर फाइ को हम हर सेट का जो है सबसेट बोल सकते हैं, राइट। तो ये दो ट्रिवियल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो लेट्स मूव टू सम बेसिक एग्जांपल्स जिन नोटेशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर है। तो इसके अंदर अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप सबको पता है कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स से मिलके बनते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें आपको देखनी होंगी, जो टर्म से आप फेमिलियर हैं उनमें कैसा नेचर होगा, कौन किसका सबसेट होगा कौन नहीं होगा, वो हमें इसमें देखना पड़ेगा। अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करूं तो डेफिनेटली रैशनल नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो आई कैन से ये मेरी रैशनल नंबर्स की नोटेशन है, ये रियल नंबर की नोटेशन है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है दैट आर कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाइन। ओके, सेकंड आपका जो है वो ये है कि अगर सपोज आपके पास एक सेट है जो क्या कलेक्शन है मेरे पास, इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, ठीक है। 56 के जितने भी डिवाइजर्स हैं ए उनका कलेक्शन है, बट बी मेरे पास इज द सेट ऑफ ओनली prime divisors of 56, set of all prime divisors of 56। अब 56 को जो डिवाइड करेंगे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, सारे ही आ सकते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर प्राइम तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे बी जो है वो ए का सबसेट होगा या फिर ए बी का सबसेट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ए के अंदर तो बहुत सारे हैं, उसके अंदर प्राइम भी है डिवाइजर्स, बट बी के अंदर सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स है। तो बी में कम है ना, ए में ज्यादा है, और जो बी वाले सारे हैं वो ए में तो आ ही रहे हैं। तो आई कैन से दैट बी इज कंटेन्ड इन ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 56 को 2 डिवाइड करता है, डेफिनेटली करता है, और 4 भी डिवाइड करता है, राइट। बट यहाँ पे 2 ने डिवाइड किया 56 को और वो प्राइम भी है, राइट। बट जो 4 है वो यहाँ पे प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 4 ऐसा यहाँ पे आपको मिल सकता है एलिमेंट जो कि ए में तो है, बट 4 जो है बी में कंटेन्ड नहीं होता, राइट, क्योंकि 4 इज नॉट प्राइम। सो आई कैन से दैट कि ए बी के अंदर कंटेन्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं जो एक में और दूसरे में ना हो, तो वो जो है फर्स्ट है जो वो सेकंड का वो सबसेट नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आपके पास एक सेट है, ये इंट्यूटिवली चीजें हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 3 और नंबर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे 1, 3 एंड 5, और मेरे पास एक बी और सेट है जो कि, अच्छा आपको ना सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म किसी में भी सेट गिवन हो सकता है, बट आपको ये फोकस करना है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फॉर्म कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो एक तो रोस्टर थी, एक मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे दी बी की। तो बी का मतलब है बी इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, फाइन।
तो अब आप देखिए, अगर मैं B को ओपन करने की कोशिश करूं तो 6 से छोटे जो मेरे पास ऑड नंबर्स कौन से हैं, यही तो है। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि मुझे A B के बराबर है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बट हमें सबसेट की डेफिनेशन का यूज करके अगर बताना हो तो हम कैसे कहेंगे, A B के अंदर कंटेन्ड है डेफिनेटली, राइट, अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जो A में है वो चीज B में भी है, और जो चीज B में है वो A में भी है, तो इसीलिए B भी A के अंदर कंटेन्ड है। अब अगर A B के अंदर कंटेन्ड हो और B A के अंदर कंटेन्ड हो तो ये क्या इंप्लाई करता है, दैट A इज एग्जैक्टली सेम एज B, ठीक है। तो इस केस में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आई कैन से दैट A इज इक्वल्स टू B। तो अब तक आपने कौन किसका सबसेट है कौन नहीं है एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हम एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी का। तो हमारे पास वाउल्स का कलेक्शन सपोज मैं लेती हूँ, मैंने आपको बताया था A E I O U आपके वाउल्स हैं, so A is your set which is your collection of vowels. B include A B C D। अब आपको मुझे बताना है कि कौन किस में कंटेन करता है कौन किस में नहीं कंटेन करता है, दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो मेरी बेसिक डेफिनेशन से ही हम सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। आप देखिए कि A के अंदर I है, राइट, बट B के अंदर तो I नहीं है। सो यू आर एबल टू फाइंड वन एलिमेंट I विच इज इन A बट I डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का ये सिंबल होता है, आपको पता है ये चीज, बिलोंग्स टू B। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। सबसेट तभी होता है जो हर चीज A में थी वो B में भी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक ऐसा A में आपको एलिमेंट मिल रहा है जो कि A में तो है बट B में नहीं है, तो A is not a subset of B here. Let's look at the reverse part कि B A में है या नहीं। तो B में भी मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कोई भी उठा सकते हैं, मुझे स्मॉल b उठा लेती हूँ जो कि मुझे B में दिख रहा है, बट जो स्मॉल b है वो कैपिटल A में नहीं है, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पे कुछ भी चीज वहाँ पे वैलिड नहीं हुई, ना ही A B का सबसेट हुआ ना ही B A का सबसेट हो गया। तो सबसेट सॉरी B A का सबसेट नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही A B का सबसेट होगा। फाइन, तो इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेट्स आपको दे दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि इस फिलअप में मैं क्या डालूं, सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा का मुझे सिंबल यहाँ पे डालना है। तो वो आपको सेट को अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ेगा और फिर यू कैन इंसर्ट दीज सिंबल्स। तो पहले देखते हैं हम कि जो फाई है, मैंने ट्रिवियली आपको बताया था कि एम्प्टी सेट जो हम फाई को बोलते हैं वो सब के अंदर आएगा, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, बट फाई सभी में ही आता है। तो फाई इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, तो यहाँ पे मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगी बिकॉज फाई इज कंटेन्ड इन एवरी सेट। नाउ लुक एट A एंड लुक एट B। अब A के अंदर क्या कुछ ऐसा है जो B के अंदर नहीं है? डेफिनेटली है। 3 ऐसा है जो कि A के अंदर है बट B के अंदर नहीं है, तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगी यहाँ पे, ये वाला, राइट। इसका रीजन मैं लिख देती हूँ इफ यू वांट कि 3 इज इन A बिलोंग्स टू A बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू B, राइट। तो ये इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है, फाई ट्रिवियली इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, ठीक है। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब A को देखिए और C को देखिए। A के अंदर 1 और 3 है, C के अंदर भी 1 और 3 है, तो जो A के अंदर चीजें हैं वो तो C में डेफिनेटली हैं ही। तो मैं क्या यहाँ पे सिंबल यूज करूंगी, कंटेन का, बिकॉज every element of A is in C,
बस इतना इनफ है, जो चीज ए में है वो सी में है तो हम यूज कर सकते हैं कंटेन वाला सिंबल, राइट। अब बी और सी को देखिए, जो चीज बी में है, क्या है बी में, 1 है, 5 है, 9 है। सी में है ये सब, डेफिनेटली है, सी में भी 1 है, 5 है और 9 है। तो सेम रीजन मैं यूज कर सकती हूँ जो मैंने थर्ड में यूज किया था, कि बी इज contained or contained or you can say that subset. B is the subset of C. मैं यहाँ पे subset prefer हम कर रहे हैं यूज करना, तो इसका रीजन भी आप यही लिख सकते हैं that every element of B is in C. राइट, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी। सो ये आपका क्वेश्चन था। इसके अंदर आप इजीली देख पा रहे हैं कि कौन किसके अंदर कंटेन करता है सेट और कौन किसके अंदर नहीं कंटेन कर सकता है। ये आपका बच्चे एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो ट्रिवियली सबके अंदर कंटेन्ड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं, प्रीवियसली मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ें ट्रुथ होती हैं तो आपको उनको प्रूफ करना पड़ता है, बट जो चीज़ें गलत हैं मतलब, तो उसको आपको डिस्प्रूफ करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रुथ के लिए तो आप प्रूफ कर सकते हो, बट जो फॉल्स हैं उनको थोड़ी ना आप प्रूफ कर सकते हो, उसके लिए तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा अपनी चीज को बताने के लिए कि हाँ गलत है। तो सेम चीज हैपन यहाँ पे भी। अगर आपके पास सपोज ए सेट है, बी सेट है एंड सी सेट है, ये आपके आर 3 सेट्स हेयर, और आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो ये है कि ए जो है ना वो पूरा का पूरा सेट बी के अंदर बिलोंग करता है, और जो बी है वो सी के अंदर कंटेन्ड है। तो ट्रू इज इट ट्रू दैट ए इज कंटेन्ड इन सी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये चीज गलत है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको खुद से सेट्स बताने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों चीजें तो हों बट ये ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे तो इज इट ट्रू का आंसर फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेट्स सी कि ये हम कैसे करेंगे। मैंने एक सेट बनाया है सिंगलटन। सिंगलटन सेट आपको पता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है 1। बी मैंने सेट बनाया है जिसके अंदर है 1 एंड 2। अब ये ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। इसके अंदर जो ये पूरा है ना, ये एलिमेंट है आपका, बी के अंदर जो पूरा एलिमेंट है वो ये है। कोई भी इसको ये नहीं बोलेगा कि 1 बिलोंग करता है बी में, नो, आप बोलेंगे ये बिलोंग करता है बी में। कैसे, आप देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई एंड हुई, उसके बीच में मैंने ये लिखा है ना, तो ये पार्ट बना आपके बी सेट का, तो इसीलिए यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे दैट 1 इज इन बी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर मैं सेट लेती हूँ, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एग्जाम्पल लेना है। अभी इनिशियल स्टेज है ये, तो सी के अंदर मैंने ले लिया पूरा ए, ठीक है, और 2 एंड 3। अब आप मुझे बताइए कि क्या ए बी के अंदर आता है? डेफिनेटली बिलोंग करता है। ए है मेरे पास, क्या है ए, बिलोंग्स टू बी। क्यों क्यों बिलोंग करेगा? एज 1 बिलोंग्स टू बी, और 1 बिलोंग्स करेगा बी में, तो ए तो होगा ही ना, क्योंकि 1 इज एग्जैक्टली सेम एज ए ओनली, राइट। तो ठीक है, ये चीज तो वैलिड है। एंड क्या बी सी के अंदर कंटेन करता है? डेफिनेटली करता है, क्योंकि बी के अंदर हमारे पास ये है, ये सेट है ए, सेट 1, और 2 है बी में, सिंगलटन 2। यहाँ पे भी ये आ रहा है 1, और यहाँ पे ये 2 भी आ रहा है। 1 एज अ सेट लेना है, ठीक है, विच इज सेम एज ए। तो B जो है डेफिनेटली C के अंदर आता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ B जो कि है सेट A और 2 वो C में भी आ रहे हैं, तो B कंटेन्ड इन C भी बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन, एवरी एलिमेंट
ऑफ बी इज इन सी। फाइन, ये दोनों चीजें तो हो गई, बट क्या ए सी के अंदर कंटेन्ड है? यस। कैन यू टेल मी कि ए सी के अंदर कंटेन्ड है या नहीं है? Okay, A belongs to B and B contained in C is verified. But A contained in C है या नहीं, ये देखने के लिए आपको belong और contain में difference पता होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जब कोई चीज़ contained की बात होती है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे A की बात करूँ और तो यहाँ पे हमें बिलोंग और कंटेन के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कंटेन की बात करूँ यहाँ पे, तो आपने देखा था पहले भी, जैसे कोई मैं सेट लेती हूँ, सपोज C1 सेट लिया मैंने 1 2 3 और मैंने D सेट लिया 1 2 3 4। तो जब कंटेन की बात यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 को देख रही हूँ कि 1 2 3 भी इसके अंदर आने चाहिए, तो सी उसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जब कंटेन की बात होगी यहाँ पे, तो आप एज अ सेट ए को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ए सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 है उसको देखेंगे। अगर वो भी सी में आता है तो ठीक है, मैं बोल सकती हूँ ये सी के अंदर कंटेन्ड है, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अब आप देखिए सी के अंदर क्या आपको 1 दिख रहा है? नो, आपको 1 नहीं दिख रहा है, आपको एज अ सेट पूरा ए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एज अ सेट पूरे की बात करूं तो मैं ये तो बोल सकती हूँ कि ए जो है वो सी के अंदर बिलोंग करता है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि जो है ए सी के अंदर कंटेन्ड करता है। वो इसीलिए क्योंकि जो 1 है दैट इज नॉट 1 is not in C, or you can say that 1 does not belong to C. Therefore, this will imply कि A is not contained in C. तो यहाँ पे इसका आंसर नो होगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंटेन्ड एंड द बिलोंग सिंबल? बिलोंग के अंदर हमें वो चीज जो देखनी है यहाँ पे वो ये है कि मैं इस अगर पूरे की बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ए जो है मेरे पास वो सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट अगर मैं इंडिविजुअली 1 की बात करूँ, 1 तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है सी में, राइट? तो जो मेरी डेफिनेशन थी सबसेट की वो गलत हो गई। यू हैव this one element which is in A but which is not in C. Therefore, A is not contained in C. तो I think अब आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे belong कब देखा है मैंने और contained कब देखा है, right? Okay, so let's see some common examples जो आप फटाफट से बता सकते हैं कि रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। और आपको ये पता है कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स के अंदर आपके जो है 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आता है उनका, राइट? तो आपको पता है ये चीज। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि जो n के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो z में भी हैं। तो देयर n के अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और z के अंदर भी हैं 1 2 3 4। सो आई कैन से कि n इज कंटेन्ड इन z हियर, राइट? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमेशा किस फॉर्म के होते हैं, p बाई q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे मेरे p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज देख सकते हैं ना कि सपोज अगर मैं q को 1 ले लेती हूँ तो सिर्फ ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं q को 1 ले सकते हैं ना, तो p मेरे पास आ जाएगा सिर्फ।
ठीक है, जो कि इंटीजर्स होंगे, तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स तो आ ही रहे हैं, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं क्यू में जो कि जेड में नहीं है। जैसे मैं हाफ की बात करूं तो मैं उल्टा तो ये तो कह सकती हूँ कि जेड इज कंटेन्ड इन क्यू, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि जो क्यू है वो जेड के अंदर कंटेन्ड होगा, और यू कैन से दैट सबसेट होगा। तो क्यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ जेड बट जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू। तो यहाँ से आपको ये चीजें पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में सबसेट होते हैं और जो z है वो q का सबसेट है, ठीक है। तो इतना मुझे यहाँ से पता चला। प्लस मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो रैशनल्स और इरेशनल से मिलके रियल नंबर बनते हैं, तो जो मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स में कंटेन्ड होंगे ही, बिकॉज द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, और यहाँ पे जो आपके रैशनल नंबर्स नहीं होते उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर है वो किसका कलेक्शन होता है, रैशनल्स का और इरैशनल का। तो जो चीज रियल है बट वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होती है मेरे पास, इरैशनल। तो ये किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है, जो कि रियल है बट रैशनल नहीं है, इरैशनल नंबर्स। तो रियल तो है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ दैट T is contained in R. So R is basically the union of, or you can say that collection of rationals and irrationals. So therefore, rationals are also contained in real number, and irrational numbers are also contained in real numbers. So R means real numbers. So real numbers जो हैं is a collection of rational as well as irrational, ठीक है। रैशनल डिनोटेड विद Q एंड इरेशनल डिनोटेड विद T। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या नेचुरल नंबर्स कंटेन्ड होंगे इरेशनल नंबर के अंदर? मेरा कहने का मतलब है सबसेट होंगे, नहीं। नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका हो गया √2, √5 या फिर पाई, ठीक है। तो ये सारे मेरे किसके अंदर होते हैं, ये सारे जो है मेरे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे मेरे इररेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो होती हैं क्या ऐसी चीजें नेचुरल में, क्या नेचुरल तो 1 2 3 4 होते हैं, तो कैसे नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा इरेशनल नंबर का, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो ये होगा दैट n इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आपको ये चीजें पता चल गई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। तो जिन बच्चों को आइडिया है, तो सबसे पहले आपको नोटेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में क्या आता है, रैशनल्स में क्या आता है, इरेशनल्स में क्या आता है। तो उससे आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किसके अंदर कंटेन होती है। इरेशनल्स जो रैशनल नहीं होते, जैसे कि √2, √5, √3 या फिर पाई हो गया, तो फिर ये चीजें हमारी इरेशनल नंबर्स के अंदर आती हैं। इतना आप ध्यान रख लेंगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। Okay, so let us talk about the meaning of interval. As you are familiar with the term real numbers, तो interval का क्या मतलब होता है? मैं जो है दो अगर points उठा लेती हूँ, suppose 1 उठा लिया और 2 उठा लिया, और अगर 1 और 2 के बीच में जितने भी real numbers आते हैं उसको मैं collect करके अगर कोई set बनाना चाह रही हूँ तो वो आपका इंटरवल होगा। और यू कैन से दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन ऑल रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने एक नंबर उठाया है 1, राइट, और दूसरा मैंने नंबर उठाया है सपोज 3। अब 1 और 3 के बीच में तो कितने सारे रियल नंबर्स आते हैं ना। तो जैसे मैं 3/2 करूं, बात 1.5 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2.1, 2.2, √2 भी आएगा, ठीक है। तो √2 की ना वैल्यू होती है, वो पता है क्या होती है, 1.414, ठीक है। इट कीप ऑन गोइंग, राइट। सो तो आपके पास जो है इसके अंदर सारे कितने सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, तो उसको मैं कलेक्ट कर रही हूँ, और कलेक्ट करने के बाद जो मेरे पास बन के आएगा उसको मैं इंटरवल बोलती हूँ,
और उसकी नोटेशन क्या होती है? सपोज आप 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि 1 और 3 के बीच के ही रियल नंबर्स हों, तो उसको डिनोट करने के लिए मैं ये ओपन इंटरवल यूज करती हूँ। ओपन का मतलब है कि दैट रियल नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं, इसका मतलब होगा वो सारे रियल नंबर्स जो कि 1 और 3 के बीच में होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरवल। और इंटरवल में भी हम इसको बोल सकते हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल्स तो सारे होते हैं, सेमी ओपन, क्लोज्ड, ओपन, सारे इंटरवल में आते हैं। बट इंटरवल आपकी मेन हो गया, उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरा क्या है? ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? ऑल real numbers between 1 and 3। ठीक है, between 1 and 3 excluding 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 को इंक्लूड नहीं करना है, बस उसके बीच के जो सारे रियल नंबर्स हैं उनको इंक्लूड करना है। तो और इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो इसकी हम नोटेशन क्या यूज कर सकते हैं? ये इन जनरल अगर मैं ओपन इंटरवल ए बी की बात करूँ तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे या फिर वो सारे रियल नंबर्स इसके अंदर आएंगे जो कि ए से बड़े होंगे बट बी से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी नोटेशन है। एक्स यहाँ पे बच्चे रियल नंबर है, वो सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में है, तो उसको हम इससे डिनोट करेंगे। तो ये आपका हो गया ओपन इंटरवल, राइट। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं तो उसमें क्या होंगे? उसमें वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो कि ए या फिर ए से बड़े होंगे और बी या फिर बी से छोटे होंगे। तो यहाँ पे आप ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अगर मैं 1 3 की बात करूं तो इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर्स जो कि 1 या 1 से बड़े हैं और 3 या 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल और ये है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। ओके, तो हमारे पास एक साइड से भी ओपन हो सकता है, दूसरी साइड से क्लोज भी हो सकता है, या फिर एक साइड से क्लोज हो सकता है, दूसरी साइड से ओपन भी हो सकता है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इसका क्या मतलब है? वो सारे रियल नंबर्स जो कि ए या ए से बड़े हैं बट बी से क्या है? छोटे हैं, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए की तरफ से ओपन डाल दूं और बी की तरफ से क्लोज डाल दूं, ये ओपन का है, ये मेरा क्लोज का सिंबल है, तो क्या होगा? वो सारे रियल नंबर्स जो कि ए से बड़े हैं बट बी से छोटे या फिर उनके बराबर है। ठीक है, सो जो फर्स्ट वाला है दैट विल इंक्लूड ए बट एक्सक्लूड बी, एंड सेकेंड वाला विल एक्सक्लूड ए बट इट विल इंक्लूड बी। तो आई थिंक अब आपको ये आपके सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में आएंगे। मतलब एक तरफ से खुले हैं, एक तरफ से बंद है, और दोनों तरफ से खुले हैं तो ओपन, और दोनों तरफ से बंद है तो आपके क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे, राइट। तो we have seen examples like open interval, closed interval, semi open and semi closed intervals बोल सकते हैं आप इनको। so अब हमारे पास, जैसे अगर मैं ये बात करूँ सेट की, -3 5 आपके पास सेट है, तो ये क्या होगा? इसके अंदर वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो कि -3 से बड़े और 5 से छोटे हैं। ठीक है, मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे क्या था? ओपन था। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूं, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है कि वो सारे रियल नंबर्स जो कि -7 या फिर उससे बड़े हैं और 9 या फिर उससे छोटे हैं।
तो क्या आप बता सकते हैं कि A इंटरवल B के अंदर कंटेन्ड है या फिर B A के अंदर कंटेन्ड है या फिर कुछ भी नहीं है? तो आप देखिए, जो चीज -3 से बड़ी या 5 से छोटी है डेफिनेटली वो चीज B के अंदर तो आएगी ना, क्योंकि -7, -6, -5, -4, -3, देखिए अगर मैं रियल नंबर पे हम बात करें -7, -6, -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे ऐसे आप आगे जाएंगे तो आप ये देखिए ना कि -3 तो हमारा यहाँ से शुरू है, ठीक है, -7 हमारा यहाँ से शुरू होके आगे 9 तक जाएगा, यहाँ कहीं पे आपका 9 होगा, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है -3 से लेके 5 तक का, वो डेफिनेटली -7 से लेके 9 तक में तो आ ही रहा है। तो कैन आई से दैट A is contained, or you can say that A is a subset of B, right? A is a subset of B because every real number which you find in A will definitely be in capital B also. So therefore I can say that A is contained in B. Why? Because every real number which is in A is also in B. Therefore, A is contained in B. Okay. तो एक और सेट मैं बताती हूँ, जैसे आपका ये सेट है, 0 इंक्लूड किया और इन्फिनिटी की तरफ से ओपन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर्स जो कि 0 और उससे बड़े होंगे, ठीक है, लाइक 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, इरेशनल नंबर्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड करते हुए जो सारे आएंगे आगे वो इस सेट के अंदर कंटेंट होंगे। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, ये आपका कौन सा सेट डिफाइंड होता है? इट इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जब हम 0 को इंक्लूड करते हुए आगे के सारे रियल नंबर्स की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड कि नॉन नेगेटिव में 0 और पॉजिटिव इंक्लूड होता है, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं आपकी -इन्फिनिटी से लेके ये 0 अगर मैं ओपन डालूं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 0 से पीछे वाले मैं सारे रियल नंबर्स यहाँ पे देख रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका होता है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे नॉन पॉजिटिव की बात करूं तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि क्या बनना चाहिए सेट? सपोज अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर देती, जैसे मैंने वहां पे 0 टू इन्फिनिटी के टाइम पे 0 को इंक्लूड किया था, यहाँ पे भी अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं बोलेंगे, वो तब बोलेंगे जब मैं 0 की साइड से ओपन रखूंगी। जब मैं ऐसे लिखूंगी तो हम इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सारे क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब नॉन पॉजिटिव वर्ड यूज होता है तो 0 के लेफ्ट वाले इंक्लूडिंग 0 यूज होगा, और नॉन नेगेटिव जब वर्ड यूज होता है तो 0 को इंक्लूड करके 0 के राइट वाले सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपको नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव का मतलब क्लियर हो गया है। नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब भी अब आपको पता चल गया। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप क्या सेट बना सकते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वो मेरे होंगे 0 से इन्फिनिटी। ये मेरे किसका कलेक्शन होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब आप पॉजिटिव समझ गए, नेगेटिव भी समझ गए, नॉन पॉजिटिव भी समझ गए और नॉन नेगेटिव भी समझ गए, राइट? ओके। सो और
माइनस एक और रह गया है। अगर दोनों तरफ से मैं ओपन कर दूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख के, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको सारी नोटेशंस पता चल गई हैं। इतनी ही होती हैं, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा इन इंटरवल्स को फिगर के थ्रू बताती हूँ कि कैसे डिनोट हम कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन इंटरवल 1, 2 की बात करूँ, ये मेरी नंबर लाइन है, सपोज 0 है, 1 है, 2 है। तो जब ओपन होता है तो वहां पे आप एक सर्कल बना देते हैं, ओपन सर्कल, और 2 की तरफ से भी ओपन है तो 2 पे भी ओपन सर्कल। तो ये जो इन बिटवीन सारे रियल नंबर्स हैं ये आपके आ जाएंगे। तो ये एक नोटेशन है। तो 1, 2 को आप इस तरीके से बना सकते हैं, राइट, नंबर लाइन पे। और अगर मैं क्लोज्ड 1, 2 की बात करूं तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? मान लो आपको इतना कुछ नहीं लिखना, आप जिस नंबर लाइन पे बताना चाह रहे हैं, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे? जब इंक्लूड होता है, यहाँ से क्लोज ब्रैकेट होती है, तो आपको यहाँ पे फिल्ड सर्कल बनाना होगा छोटा सा, और 2 के पास भी आपको फिल्ड सर्कल बनाना होगा 2 के ऊपर, और ये इसको थोड़ा बोल्ड करना होगा। ठीक है, आप इसको किसी भी डार्क पेन से बोल्ड करके बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये फिल्ड रहेगा पूरा, और ये आपकी यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये ठीक है। और अगर ओपन होगा तो ये खाली, यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ से खाली रहेगा, फिल नहीं करना, और ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपका अगर ये इंटरवल है 1 से क्लोज्ड है, 2 से ओपन है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ। हमारा 1 की तरफ से क्लोज्ड है तो फिर से यहाँ पे फिल्ड सर्कल आप बना लेंगे, और 2 से ओपन है तो यहाँ पे आप ये वाला सर्कल ओपन बनाएंगे, और आपका ये वाला पार्ट। तो रियल लाइन पे आप इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 1 की तरफ से ओपन और 2 की तरफ से क्लोज्ड है, तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? यस, 1 की तरफ से ओपन है तो आपको यहाँ पे ओपन सर्कल, यहाँ पे जो फिल्ड नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे 1 की साइड से तो मैं इसे ओपन छोड़ दूंगी, और 2 की साइड से मैं फिल कर दूंगी यहाँ पे छोटा सा सर्कल, और ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपके सारे एग्जाम्पल हैं ओपन दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड फिल्ड आ जाएंगे, यहाँ पे 1 की तरफ से फिल्ड सर्कल आएगा, यहाँ पे 2 की तरफ से आएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कभी भी आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 1 और 2 की जगह कुछ और होगा तो आप वो बना दीजिए। ठीक है, तो पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। फाइन, ओके, सो जो मेरा अब लास्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। ठीक है, तो लेट्स सी कि पावर सेट क्या होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम पावर सेट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। पावर सेट, हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, ठीक है, ए, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं टोटल, उनको अगर आप कंबाइन करोगे तो दैट विल बी योर पावर सेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? Collection, I will tell you the example also, collection of all subsets of a set, say A, is called power set of A. ठीक है, किसी सेट का ही तो बनेगा पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ए सेट लेंगे, उसके जितने भी पॉसिबल आपके माइंड में सबसेट्स आते हैं आप बना सकते हैं, उनको मैं कलेक्ट कर दूंगी और उसका नाम हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ना एक सेट गिवन है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, 1 एज वेल एज 2। तो इसको देख के आपके माइंड में कौन कौन से सबसेट्स क्रिएट हो सकते हैं? पहली चीज ट्रिवियल वाले लिख देती हूँ, जो आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी सेट है ना वो तो हर एक का ही होता है। ठीक है, सबसेट मैंने आपको बताया था। और ए
खुद का खुद में भी होता है, ये भी चीज आपको पता है। तो ये दोनों तो आपको लिखना ही है, ठीक है, 5 और 8। अब इसके अलावा वाले कौन से हैं, ठीक है, अब 1 और 2 पे फोकस रहेगा, इसी का यूज करके बन पाएगा। अगर मैं सिर्फ 1 कंसिडर करूं तो डेफिनेटली ये जो है मेरे पास A के अंदर कंटेन्ड होगा, क्योंकि इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको सपोज मैं बोल देती हूँ C सेट बोल देती हूँ। C के अंदर 1 है और 1 A के अंदर भी है, तो C इज द सबसेट ऑफ A, राइट। अब मैं एक और सेट क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर 2 है। अब 2 D में भी है, 2 A में भी है, तो D इज द सबसेट ऑफ A। क्या आपके माइंड में इसके अलावा कोई सबसेट आ रहा है जो ए के अंदर हो सकता है, ए का सबसेट हो सकता है? नो। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स ए के अंदर ज्यादा होंगे हम और भी क्रिएट कर पाएंगे, बट अब ये एक छोटा सा ही सेट है। तो ए के अंदर मेरे पास 5 भी आता है, ए खुद में तो आता ही है। सी के अंदर 1 है, वो ए में भी है, तो सी भी ए का सबसेट होगा। डी के अंदर 2 है और ए में भी 2 है, तो डी भी ए का सबसेट होगा, राइट। तो इन सबको अब ना मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है। चलो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के लिए आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और उसके अंदर ये सारे उठा के आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला मैं लिखूं, पहला होगा मेरे पास 5, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पूरा का पूरा ए, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिर्फ आपका जो है ये सी, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ डी, जो कि है मेरे पास 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 1 2 1 2। So this is your पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसके लिए अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, सारे इसके सबसेट्स बनाने की कोशिश की और एज इट इज उनको उठा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बस इतना किया। तो वो क्या बन गया मेरे पास, ए का पावर सेट, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? यस, इट हैज 4 एलिमेंट्स, और यू कैन से दैट 2 की पावर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। एक ही बात है ना, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। इन जनरल जब मैं बात करूंगी, अभी आप इसके सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान में रख लीजिए। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और 2 की पावर 2 की, तो वो टोटल एलिमेंट्स हो गए पावर सेट में, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, अगर आपके किसी सेट में सपोज m एलिमेंट्स हैं या फिर सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे एक ये सेट है जिसके अंदर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में, पावर सेट की जो नोटेशन होती है वो होती है ये power set of A, it will have 2 to the power 3 or you can say that 8 elements। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 के ऊपर पावर में वो लिखना है जितने A के अंदर एलिमेंट्स है। A के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो 2 to the power 4 कर देंगे, 5 होंगे तो 2 to the power 5 कर देंगे। इन जनरल अगर A के अंदर m एलिमेंट्स है, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो पावर सेट ऑफ A के अंदर 2 to the power m एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो A सेट होता मेरे पास 1 2 3, तो ठीक है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते, 2 to the power 3 which is 8, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप इसके पावर सेट बना के देखेंगे, ट्राई करके देखना, हर एक को लेके देखना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपको 8 ही एलिमेंट्स उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो ट्राई करना एंड यू कैन आस्क मी in the comment section below। So next time इससे और ज़्यादा familiar होने के लिए मैं आपको पावर सेट के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगी।
और जो हमने एक एग्जाम्पल किया था इज इट ट्रू वाला, उस टाइप के भी हम क्वेश्चन देखेंगे, और कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है उसके भी देखेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस और अच्छे से कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपकी क्वेरीज में नहीं रहेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर हमारा एक और आएगा जिससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो है वेन डायग्राम वाला टॉपिक। वेन डायग्राम का टॉपिक और कॉम्प्लीमेंट का करने के बाद फिर हम मिसलेनियस की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा ये सेक्शन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन comment below. I will reply there. So keep watching and keep sharing. Have a good day. Take care. Bye bye.